हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहन प्रकाश जी और आपके जो पालक मंत्री थे नित्यानंद राउत जी, श्याम कुमार बर्वे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पर के कैंडिडेट जो प्रत्याशी है संजय मेश्राम, गंगाधर जी रेवतकर, माजी नगर अध्यक्ष और महाविकास आघाड़ी के सभी उपस्थित साथियों और मंच पर बैठे हुए मेरे सम्मानित भाइयों और यहाँ पर जमा हुए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे युवा साथियों और छोटे मोटे सभी यहाँ ठहरे हुए मेरे दुकानदार भाइयों और मीडिया के मेरे दोस्तों, ये चुनाव महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्व का चुनाव। ये कैंडिडेट जीतना इसलिए जरूरी है कि महाराष्ट्र के यहां राज्य को बदलना है और जो चोरी से बनी हुई सरकार है वो निकालना है। जनता ने चुनी हुई सरकार नहीं है, नहीं है बोलने वाले हाथ उठाइए। माझे बहीण तुम्ही उठवत नाही हात तर आम्ही मेलो। तो ये लोग पैसा देकर और डराकर, धमकाकर और किसी को ईडी का धमकी, किसी को सीबीआई का धमकी, किसी को इनकम टैक्स का धमकी, धमकी से बनी हुई सरकार है। और इस सरकार में जो मंत्री लोग बने हैं वो बीजेपी को डरते हैं, इसीलिए डरते हैं कि कहां हमारा पोल न खोले। और बीजेपी ये चाहती है कि इन मंत्रियों को गुलामों के जैसे रखने के लिए वो कोशिश कर रही है। ये महाराष्ट्र तो संतों का और समाज सुधारों का स्टेट है, इसको विश्व भर में मान्यता है और इसीलिए यहां अच्छी सरकार बनना तुम्हारे लिए एक स्वाभिमान की बात होगी। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान लोग समाज सुधारक का काम किए और आपके वजह से सारे हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर का नाम है और संविधान के वजह से
आप सब लोगों को, महाराष्ट्र वालों को याद करते हैं। शिवाजी महाराज स्वराज्य के लिए लड़े। असमानता जो है उसको एक करने के लिए, असमानता निकालने के लिए उन्होंने कोशिश की। लेकिन चंद लोग ऐसा समझते हैं शिवाजी बोले तो उनका ही ठेका है, दूसरों का नहीं। अरे बाबा साहब क्या सिर्फ दलितों के हैं? बाबा साहब इस देश को बनाने वाले, एक पुस्तक को बनाया उन्होंने, एक संविधान को बनाया जिसमें आपके सारे हकूक उसमें मिले हैं। लेकिन हमारी मानसिकता अलग है। कभी अभी समझता है अरे अंबेडकर बोले तो वो बौद्धों का है, महारों का है, मांगों का, चमारों का, उनका है भाई, हमारा नहीं है। अरे जो आदमी 140 करोड़ जनता का किस्मत लिखता है, तुमको वोटिंग का अधिकार दिलाता है लड़के, उसको भी बांट रहे हैं आप लोग। जवाहरलाल नेहरू जी 11-12 साल जेल में रहे, उनको भी बांट रहे। महात्मा गांधी जी अपनी जान दी है, गोडसे ने उसको छाती में गोलियां उतारी, उसको भी बांट रहे। हर चीज बांटना ये बीजेपी का काम है, आरएसएस का काम है। बांटो और हुकूमत करो। आपने तो इस समाज को पहले ही बांटा है। वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार आपने तो बांटा है पहले, और अब फिर अभी बांटना चाहते हो। एक आदमी उनका बोलता है बटेंगे तो कटेंगे। कौन लोग बांट रहे भाई? कहां बटेंगे, क्यों? इसीलिए हिंदू मुसलमान में खाई रखने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन एक यूपी के चीफ मिनिस्टर ने दिया, और उसको सब लोग यहां के फडणवीस जोरदार तरीके से बोले, ठीक है जो भी बोले। फिर मैं पूछता हूं बांटने वाले कौन है? क्या दलित बांटने वाले हैं? आदिवासी बांटने वाले हैं? ओबीसी वाले बांटने वाले हैं? माइनॉरिटी के लोग बांटने वाले हैं? ये तो चाहते हैं मजबूत सरकार और उनकी रक्षा करने के लिए अच्छी सरकार चाहते हैं। लेकिन आप बांटने वाले हैं। बांटने वाले भी आप ही है, काटने वाले आप ही है, सब कुछ करने वाले आप है, और दूसरों को बोल रहे। और ऐसे लोगों के हाथ में जो फडणवीस ने कहा इनके पास फिर से सत्ता आएगी, ये लोग बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर काटेंगे। हमको काटने की बात बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं, एक तरफ ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मोदी साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक है तो हिमालय के जैसा सेब मिलेगा। कश्मीर की सेब क्या हिमालय की सेब? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनका स्लोगन एक है, सेब है, उनका स्लोगन है बांटेंगे तो कटेंगे।
इसीलिए मैं बोलता हूं, बांटने वाले भी आप हैं, काटने वाले भी आप हैं, सत्ता से गरीबों को दूर रखने वाले आप हैं, संविधान को उसकी धज्जियां उड़ाने वाले भी आप हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मदद से जो संविधान बनाया, वो संविधान सबके लिए है। कभी नेहरू जी नहीं बोले, वो तो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे और वो कहते थे कि लोकतंत्र की नींव मजबूत करना है। बाबा साहब कहते थे ये संविधान बचाना ये अपना काम है और देश को कभी नहीं तोड़ने देना, समाज को तोड़ना नहीं। जब तक आप लोग एक रहेंगे, देश एक रहेगा। अगर देश को तोड़ने की काम करेंगे तो देश फिर गुलामी में जाएगा। ये बाबा साहब के वाक्य है। महात्मा गांधी जी ने इस देश के आजादी के लिए लड़े, लेकिन ऐसे महापुरुष को किसने गोली मार के खत्म किया? किसने किया? अरे वो भी नहीं बोल सकते आप। कौन कहला? कौन कहला? अरे इतना जोर से बोलने को नहीं आता। जो आदमी आपके आजादी के लिए जान दिया, उसको किसने मारा? आपके मुंह से नहीं आता तो आप क्या देशभक्त है? देशभक्ति की बात करते हो, गांधी जी को सीने में गोली लगाने के लोगों के बारे में अगर पहचान नहीं है तो आप लोगों को भी बीजेपी ऐसा ही चुन चुन के मारेगी। हाँ, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये गांधी जी को खत्म करने वाले लोग क्या आपको छोड़ेंगे? ये देश एक रहना। इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, उनको मारा गया क्योंकि खालिस्तान के लोग चाहते थे कि देश तोड़ना। लेकिन इंदिरा गांधी जी चाहती थी, वो शेरनी थी, उसको उन्हें तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और अपनी जान कुर्बान की। 32 गोलियां उसके छाती में मारकर उसको खत्म किया गया। ऐसे लोग हम देशभक्त नहीं। ये लोगों के घर में एक मामूली सी कोई एक आदमी नहीं मरा, कोई एक बूढ़ा नहीं मरा। ये बीजेपी और जनसंघ और आरएसएस के घर में मजे में सरकारी नौकरी करते, ब्रिटिशर के साथ थे और ये लोग हमको सिखाते देशभक्ति का। आप उनका पाठ पढ़ना चाहते हो, उनको हकाल लो और महाआघाड़ी, महाविकास आघाड़ी के जो हमारे उम्मीदवार है उसको चुन के लाओ। ये जब करेंगे तब उनके दिमाग ठिकाने पर आया। लोकसभा में तो आप थोड़ा सा सबक सिखाए मोदी जी को। कैसा सिखाए?
वो उनकी मेजॉरिटी नहीं, उनकी गवर्नमेंट। उन्होंने सिर्फ 2 टांग लगा लिए हैं ठहरने के लिए। एक टांग है बिहार के नीतीश कुमार की और दूसरी टांग है आंध्र के चंद्रबाबू नायडू। वो दोनों टांग, आर्टिफिशियल टांग अगर निकाल दिए तो मोदी टिकेंगे, गिरेंगे या ठहरेंगे? गिरेंगे ना। ऐसा तो आपने कमाल कर दिया पार्लियामेंट इलेक्शन में। और यहां पर आपको डट के मुकाबला करना है और आपको इन चोरों की सरकार को भगाना है। 50 खोके, सब कुछ ओके बोलने वालों का राज है। हाँ, एकदम ओके, हो ठीक आहे नाही हे सांगितलं तुम्ही, ठीक आहे। पण मी तुम्हाला विचारतो, असल्या लोकांच्या हातात तुम्ही राज्य देणार? आणि हे लोक जेव्हा करोडो रुपये घेऊन पळून जातात, असल्या लोकांना तुम्ही निवडणार? अजिबात नाही। तर तेव्हा तुम्हाला कळेल खरं सरकार कोणतं आहे, खोटं सरकार कोणतं आहे हे कळेल। पण आता त्यांच्यामध्येही फूट पडलेली आहे। एक म्हणतोय की जे यूपीचा चीफ मिनिस्टर सांगतोय किंवा फडणवीस सांगतोय ते ठीक नाही, देशासाठी लोकांसाठी म्हणून एक जण म्हणतोय, दुसरा म्हणतोय हे ठीक आहे, तुमचा फडणवीस म्हणतोय जे काही ते सांगतोय ते ठीक आहे म्हणतोय। तर ज्या पक्षाचे विचार, ज्या यांचं संयुक्त आघाडी काय महायुक्ती वाल्यांचं त्यांचंच जमेन आहे एकमेकाला। एक बैल एकीकडे जातोय, दुसरा बैल दुसरीकडे चाललाय। अशा लोकांना ज्यांचे विचार एक नाहीत ते महाराष्ट्राला काय मार्गदर्शन करणार तुम्हीच सांगा। अरे महाराष्ट्राच्या लोकांच्या मार्गदर्शनमुळे देश चालतोय हो। कारण इथे फुले आहेत, शाहू आहेत, शिवाजी आहेत, बाबासाहेब आंबेडकर आहेत। हे असल्यामुळे तुमची फोटो, महाराष्ट्राची फोटो उत्तर प्रदेश मध्ये चालते, हरियाणा मध्ये चालते, दिल्ली मध्ये चालते, तमिळनाडू मध्ये चालते, कर्नाटकात चालते। हे तुमचे विचार सगळीकडे आहेत आणि तुम्ही मात्र अशा लोकांच्या पाठीमागे लागला ज्यांचे काही विचार नाहीत, ज्यांच्याकडे लढण्याचे धैर्य नाही, असे लोक आणि जे लोक आपल्या स्वातंत्र्यासाठी कधी मदत केलेले नाहीत। सगळं काही काँग्रेसने अगोदरपासून देशासाठी केलं, देशासाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी आपलं जीव पणाला ठेवून आले। पण हे लोक आता नुसतं त्यांचं तत्व काय आहे मी सांगितलं ना अगोदरच त्यांनी समाजाला आरएसएसनी बाटाबाटी केलेलं आहे, वाटोळं करून छोडलेलं आहे। हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुन्हा अतिशूद्र असं करून तुम्ही
समाजाला तुम्हीच तोडला. आणि असल्या लोकांच्या हातात जर सत्ता दिली तर महाराष्ट्र आता विसरून जा, फार प्रगतीपर राज्य आहे आणि सगळ्यांना घेऊन जाणारं राज्य आहे. असे जे तुम्ही छाती ठोकून बोलत होता ते पुढे होणार नाही. म्हणून मी सांगतो तुम्हाला, या लोकांपासून तुम्ही दूर राहा. आणि मोदीचं तर असंच आहे पहिल्यापासून, काही लोकांना ते श्रीमंत करणार आहेत आणि देशाच्या सगळ्या लोकांना सत्तेपासून दूर, पैशापासून दूर, इन्कम पासून दूर असा करणारा मोदी आहे. अहो 16 लाख करोड श्रीमंताचं कर्ज त्यांनी माफ केला. तुम्ही विचारा त्यांना हे खरं आहे की खोटं आहे. अत्यंत श्रीमंत लोकांचे 16 लाख करोड रुपये त्यांनी माफ केलं. कोणत्या तरी गरिबांचं लोन माफ केलं, कोणत्या तरी शेतकऱ्याचं माफ केलं. आणि शेतकऱ्यासाठी तू काय केलास बाबा? भाइयों और बहनों और मेरे किसान भाइयों, मैं सब कुछ आपको करके दूंगा. सबका साथ सबका विकास. अरे सबका विकास कुठं केलास भाई? 2-4 लोकांचा विकास केलास आणि आमचा सगळं सत्यानाश केलास. और किसी को नोटबंदी में खत्म करे, गरीबों को. हमारी माँ बहनें जो थोड़े थोड़े बचा के रखे थे शादी के लिए, नामकरण के लिए और घर बनने के लिए, ऐसा उनके नोट तो चले गए. और अमीर लोग कोऑपरेटिव बैंक में पैसे बदलकर अपना सेव कर लिए. इसीलिए तो शाह को कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट दिया गया. उसीलिए अमीर का पैसा बदलने के लिए उन्होंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एक होम मिनिस्टर कोऑपरेटिव मिनिस्टर बना. ये पहली बार हिंदुस्तान में बना, नहीं तो कोई पहले नहीं बने थे. ये सब पैसे उठाने के लिए. और यही आदमी अपना हर एक को खर्च है, वो है बोलता है. और अब तक ये हमारे किसानों के लिए सोयाबीन हो, कॉटन हो, प्याज हो, इसके बारे में उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया. सोयाबीन 4,892 रुपए एमएसपी है, लेकिन आज बाजार में 3,500 में, 3,800 में बेचा जा रहा है. तो मैं पूछता हूं, सरकार क्या सो गई क्या? तुम आगे देता हूं बोल रहे ना भाई, अब तो आपके हाथ में सरकार है, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मोदी से डरते हैं, चुप बात करते हैं. आम्ही तसे आहोत, तसे आहोत, शेतकऱ्यांना ते करणार, हे करणार. काय करणार? शेतकऱ्यांना सगळं पाताळमध्ये पाय ठेवून दाबून तुम्ही वर बसणारे लोक आहात. तुम्ही काय करणार? करायचं असेल तुमच्याकडे सत्ता आहे ना, करा. 5 आता 2-3 वर्ष किती झाले त्यांचं राज्य येऊन? 3 वर्ष, 2.5 साल. मग 2.5 वर्ष लागतात तुम्हाला हे ठरवण्यासाठी, देण्यासाठी. जिथं मन असते
तिथं सगळं काही होतंय, पण तुम्ही करणार नाही हे साबित आहे. तुम्हाला सत्ता देऊन बघितलंय, चोरीची सत्ता तुमच्याकडे आहे. आता आम्हाला एकदा संपूर्ण बहुमत द्या. चोर राहू नये आमच्याकडं. 2-4 पळून गेलं तरी भारी संख्यामध्ये तुम्ही आम्हाला निवडून आला. चोरांचंही काम चालत नाही आणि जे पळून जाणारे सुद्धा ते डरतील. म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतो, तुम्ही फार विचार करून हे मतदान करावं. आणि हे मतदान मला आमच्या आईना बहिणींना मी विचारतो, तुम्ही 20 तारखेला रोखून ठोकून 100% मतदान करा. सरकार आमची. आणि झारखंड मध्ये 43 सीटावर जे मतदान झालं तिथं महिलांचे मतदान सगळ्यात जास्त झालं. कारण तिथं मैया योजना आम्ही तिथं देत आहोत. त्यासाठी तुम्ही सगळे लोक एक तर सोयाबीनला आम्ही हे 4892 च्या वर जे बोनस देणार आहोत, 7000 पर्यंत तुम्हाला बोनस मिळेल. म्हणजे हे 5000 धरून वर किती येईल ते आम्ही देत जातो. पण हे देणार नाहीत. देण्याची वेळ ज्या वेळेला यांच्याकडे आली ते देऊ शकले नाहीत. पण मी आता देतो म्हणत असतील ते सगळं खोटं आहे. आणि आज दुसरी एक गोष्ट तुमच्याकडं मी आठवण करून सांगतो की हे मोदी जिथं हात घालतोय तिथं काहीतरी नुकसान होतच आहे. तुम्ही म्हणाल हे काय भाई अंधविश्वासवर तुम्ही म्हणाल. मी अंधविश्वासवर कधी विश्वास करत नाही, करणार नाही. कारण मी महात्मा फुलेचा शिष्य आहे, बाबासाहेबांचा शिष्य आहे, जवाहरलाल नेहरूजींचा शिष्य आहे. हे कधी अंधविश्वास वर काम केलेले नाहीत. हे जे केले ते तुम्हाला जे दिसतंय त्याच्या प्रकारे काम करा. म्हणूनच आदिवासी लोक शरण धर्म ला एक त्यांनी प्रोत्साहन दिला. त्यांच्याकडं जे निसर्ग आहे ते निसर्गाची पूजा करतात. आणि इथं बीजेपी RSS काय शिकवतंय, त्यांच्या मठात गेला तर अंधविश्वासच तुमच्याला शिकवायचं. आम्ही जे सांगतो तेच खरं. म्हणून खोटं बोला पण रेटवून बोला म्हणतात त्यांनी. इतका जोरात सांगतोय मोदी, इतका जोरात सांगतोय शहा. आता त्यांचा शिष्य फडणवीस हेच काम करू लागलाय. आणि मोदीचं तुम्हाला एक सांगतो, तुमच्या जवळ महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांचा मूर्तीचं उद्घाटन केला काही दिवसापूर्वी. मूर्तीचं उद्घाटन केले, मूर्ती खाली पडली की नाही? काय हो, जोरच नाही. महाराष्ट्राचे लोक फार जोरात असतात. म्हण तुमचा आवाज इतका कमी आहे. माझ्यासारखा मला आता 83 इयर्स चाललंय. माझी आवाज जरा बरोबर आहे, पण तुमची आवाज फारच कमजोर झाली. तर
शिवाजी महाराजांची मूर्ती पडली. उज्जैन मध्ये महाकालची मूर्ती सप्तऋषीची यांनी उद्घाटन केलं. ते हवेत उडून गेले. 7 मूर्त्या हवेत उडून गेले. आणि नवी पार्लमेंट बांधलं, संसद भवन आणि राम मंदिर. ते टपकतायत पाण्याने. आम्ही बसतो ना तिथं पाणी येऊ लागलंय. किती पवित्र हात आहे बघा त्यांचा. आणि कुणा दुसऱ्याला हात लावू दिला नाही. प्रत्येक जागी उद्घाटन करायचं असेल, टेप काटायचं असेल तर सगळ्यांना पहिल्यांदा पाय ठेवतोय मोदी. बाकीचे सगळे दुसरे हटतात. त्यांचाच एक फोटो यावं. रोज त्यांचा फोटो बघता तुम्ही टीव्ही मध्ये. आता जसं मसाला म्हणतात ना, नहीं भाई मसाला पाउडर का एडवर्टाइजमेंट आता है और दूसरे चीजों का एडवर्टाइजमेंट आता. ये लोग फिल्म एक्टर एक्ट्रेस करते ना, वैसा जो उनको दिखाते हैं रोज, वैसा मोदी जी का चेहरा सुबह देखते ही आता ही है टीवी पे. क्योंकि मोदी अपना चेहरा बार बार दिखा के ऐसा प्रचार कर लेना चाहते हैं जैसा कि जर्मनी में हिटलर किया. ये मत करो. लोगों को डराओ मत, लोगों को फंसाओ मत, भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट मत करो. उनको सपोर्ट करने के बाद ही आप गवर्नमेंट बनाए. और हम लोगों को ये मुद्दे कहते हैं कि कांग्रेस देश का सत्यानाश कर रही है. हाँ भाई, हम सत्यानाश करें. तुम क्या करे 11 साल में? 13.5 साल मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे. क्या करे? 24 साल में आप एक गुजरात राज्य को सुधार नहीं सके, वहां के लोगों की गरीबी कम नहीं कर सके. एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता है. फिर गुजरात में गरीब लोग कहां हैं? क्यों है इतने? जवाब उसका दो. जवाब महाराष्ट्र का मत दो. महाराष्ट्र का तो देते ही नहीं. महाराष्ट्र में आप क्या दिया बोलो? आप कितने पैसे दिए? अरे कोयले की खान है, इसका जो रॉयल्टी मिलना चाहिए वो जल्दी नहीं मिलता महाराष्ट्र को. जीएसटी नहीं मिलता. ये सिर्फ आज की सरकार ढोंग मचाती है. और हम ये चाहते हैं इन ढोंगी लोगों को निकाल दो, फेंक दो. जब तक इनको उठा के नहीं फेंकेंगे तब तक महाराष्ट्र का उद्धार नहीं होगा. मैं पूछता हूं, महाराष्ट्र में जितने भी प्रगति हुई, क्या मोदी जी की वजह से हुआ? HMT, HAL, BEL, BHEL, पुणे में इंडस्ट्रीज, बॉम्बे में इंडस्ट्रीज, नागपुर में आने वाले इंडस्ट्रीज को भी मोदी जी ने अपने गुजरात लेके गया. एयरबस की जो टाटा की थी. और ऐसा आदमी आपको मदद करेगा? जब यशवंतराव चौहान थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कितनी इंडस्ट्रीज लाई. नागपुर में भी, नासिक में भी,
पुणे में भी, हर जगह हमारे लोग काम किए। और हमको आप बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अब 70 साल बोलने का छोड़ दिए, 55 साल में क्या किया। अरे भाई, हम जो किए हैं उसी के वजह से आप लोग जिंदा है। मोदी जी, आप जो प्रधानमंत्री बने, हमने इस देश के संविधान की रक्षा की, हमने इस देश की लोगों की रक्षा की, हमने लोकतंत्र की रक्षा की। इसीलिए मोदी जी आप उस कुर्सी पे बैठे हो, नहीं तो चाय बेचते फिरते थे। और मेरा जैसा आदमी एक मिल मजदूर का बेटा हूं, मैं भी कहीं मजदूरी करते रहता था। ये देन है भारत के संविधान का और लोकतंत्र का। हमारे महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। आज भी आप देखिए, अमेरिका जैसा प्रोग्रेसिव स्टेट, जहां पर आज तक के महिला उस अमेरिका की प्रधानमंत्री नहीं बनी, राष्ट्रपति नहीं बनी। इतना प्रगति की बात करते हैं, लेकिन यहां पर बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू जी ने सब मिलके महिलाओं को भी वही अधिकार दिया, पुरुषों को भी वही अधिकार दिया, 18 साल के ऊपर के बच्चों को भी वही अधिकार दिया, नौकर को भी वही अधिकार दिया। इसीलिए इंडिया सेफ है। इंडिया गरीब को भी उतना ही, उसके वोट को उतना ही कीमत है। टाटा, बिरला, डालमिया, वो हमारे जो अदानी, अंबानी, कुछ लोग हैं, उन सब का भी उतना ही वोटिंग का अधिकार है, वैल्यू है। फिर भी हमको बार बार पूछते हैं तुमने क्या किया। हम किए, इसीलिए देश आज बड़े बड़े बांध बने, बड़े बड़े। ये आपके पास एक डैम है ना, बहुत बड़ा हे, केव्हा झाला? हा, अच्छा, राजूजीने उद्घाटन केलं. मोदी म्हणतील ते मी केलेलं आहे. कारण ते कुठल्याही गोष्टी विचारा, हमने ये किया, तुमने क्या किया भाई? हीराकुंड तुमने बनाया, बाकरा नानल तुमने बनाया, दामोदर वैली आपने बनाया, आलमट्टी आपने किया तो सब कुछ सिंचाई। और अब हम आप सच बोलेंगे तो उनको मिर्ची लगती है। आपके पास का कौन सा मिर्ची? हाँ, भिवापुरी मिर्ची लगती है उनको, लाल। हम मगर कहे सच बात, वो उनको मिर्ची लगती है। और यहां पर निसर्ग ने दिया कोयला, वो भी मेरा है बोलते हो। निसर्ग ने दिया फॉरेस्ट, और उन्होंने कहेंगे मोदी जी, शाह जी और उनका चेला फडणवीस, देखो ये फॉरेस्ट दिख रहा ना, हमने ही झाड़ लगाया है। क्योंकि उनकी आदत है, जब आदत झूठ बोलने की होती है तब आदमी हर बात झूठ बोलते ही जाता है। बोले 15 लाख दूंगा काला धन लाके, दिए 15 लाख नहीं, ये झूठ है। तो मोदी झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ नौकरियां नौजवान को देता हूं, बोले दिए नौकरी? नहीं दिए। उनको मिला, शायद उन्हें चुप बैठे, नहीं मिला, वो भी झूठ। नोटबंदी करूंगा,
करप्शन निकालूंगा, वो निकालूंगा, टेररिस्ट बंद करूंगा, उससे हुआ फायदा? नहीं, सब नहीं। किसान को बोले दाम दुप्पट दूंगा, हुआ आपका? सब नहीं बोले तो मोदी ने किया क्या? हमने कहा तो आपको, सोनिया गांधी ने नरेगा योजना गरीबों के लिए की या नहीं? फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिस पेट को, भूखे पेट को खाना नहीं मिलता था, तो सोनिया गांधी ने ये सोचा, मनमोहन सिंह जी को कहकर, मनमोहन सिंह जी, ये गरीब लोगों को खाना नहीं मिलता, इसीलिए हम इनको फ्री अनाज का स्कीम लाएंगे। हमने लाया या नहीं? और आज आपको कहूंगा कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। तो मैं आपको और 2 मिनट में मेरे भाषण को खत्म करता हूं। थोड़े कहना है, देखो भाई, हमारी योजनाएं जो है, वो योजना 5 योजना आपके सामने रखूंगा। महालक्ष्मी योजना, महिलाओं के बैंक खातों में सीधा 3,000 रुपए डालेंगे। माता आपको नहीं होना है, 3,000 रुपए। जिस जगह अब कितना मिलता है, 1,500, हम 3,000 रुपए देंगे। ये हमारा वायदा है। जैसा कर्नाटक में दिए 2,000 रुपए हम निभा रहे। कृषि समृद्धि, किसानों को 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ कर। अगर लगातार किसान अपना किस्त देते रहेगा तो उसको 50,000 रुपए की प्रोत्साहन मिलेगा। युवकांना शब्द, युवकांना आम्ही देणार आहोत 4,000 रुपये महिना, त्याला जोपर्यंत ते स्टायफंड यूज करेल नोकरी लागेपर्यंत, आणि त्यांनी 3 जे त्याला 4,000 दिलं जातं त्याचा सदुपयोग करून नोकरीमध्ये जाण्याचं किंवा स्किल डेव्हलपमेंट करून घेण्याचं हे काम त्यांनी करावं। त्यासाठी 4,000 रुपये प्रत्येक महिन्याला ते दिलं जाईल। आणि नागपुर की सारी योजनाएं जो बाहर हो गई है, फिर हम कोशिश करके यहां लाएंगे और मोदी को बोलेंगे, अगर आप नहीं दिए हम लोग तेरे घर के सामने से उठने वाले नहीं है। कुटुंब रक्षण, महाराष्ट्र के हर परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और उसके साथ फ्री दवाई भी मुहैया की जाएगी। जो प्रोग्राम हमने राजस्थान में किया था, वो प्रोग्राम हम यहां लागू करेंगे और ये गरीबों को देंगे। समतेची हमी, जाति जनगणना हम कराएंगे, क्योंकि सबको मालूम होने दो, कंबार है, कुंभार है, बोई है, वंजारा है, बंजारा है, शेड्यूल कास्ट है और माली है, तेली है, ये कोई भी लोग, इनकी वो कहां तक पहुंचे हैं। आजादी मिलने के बाद उनके घर में एजुकेशन कितना हो गया, संपत्ति कितनी बड़ी, नौकरी किसको,
ये पहचानने के लिए हम जाति जनगणना कर रहे हैं, हम तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए समाज के साथ। और तोड़ने वाले तुम लोग हो, डिवाइड करने वाले तुम लोग हो, हम नहीं। हम तो भारत जोड़ो, राहुल गांधी जी ने तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। तुम क्या करे? या मणिपुर में वहां से निकल के बंबई तक हाइब्रिड हमने भारत जोड़ो यात्रा की। लेकिन मोदी साहब जिस जगह से राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं गया। पूरे देश में घूम रहा है, विदेश में घूम रहा है। आज कहीं तो विदेश में देखा मैं। और तुम दूसरी जगह फिरते हो, मणिपुर के आदिवासियों के पास क्यों नहीं जाते? वहां महिला का रेप हो रहा है, महिलाओं को मार रहे, घर जला रहे, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे गिर रहा है। तो आप क्या सो गए? जब राहुल गांधी जा सकते हो, आप क्यों नहीं जा सकते? तो ये सिर्फ है दिखावा। मैं सुना सुबह, अभी ट्वीट आप भी सुने होंगे, यहां प्रचार करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर आए थे। मैं जिस होटल में उतरा उसी होटल में वो भी थे, सुना। और आज सुबह सब अपना सूटकेस वो लेके एकदम छोड़ दिए नागपुर। मैं बोला क्यों छोड़ दिए भाई? नहीं, मणिपुर में दंगे हो गए इसलिए जा। अरे मणिपुर के दंगे से सालों से चल रहे, तुम और तुम्हारे लीडर प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए। लेकिन यहां नागपुर से जो भाग रहे, लोग आपको भगाए यहां से। आप यहां का रेस्पॉन्स देखकर खुद ही भाग गए, वहां के रक्षा के लिए नहीं गए। और ऐसे लोग हैं देश की प्रगति करने के लिए। और बड़े बड़े और भी चीज है, मैं आगे बोलूंगा दूसरे मीटिंग में। और ये बैकवर्ड्स के लिए, दूसरों के लिए हम 50% जो एक रिजर्वेशन का बैरियर है, उस 50% के बैरियर को हम तोड़ देंगे और सबके लिए हम काम करेंगे। और ये मोदी जी एयरपोर्ट, पोर्ट, सरकारी जमीन, रेल सब बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? अदानी को बेच रहे हैं। यानी कि अमीर को और अमीर कर रहे हैं और गरीब को और गरीब कर रहे हैं। जो सरकार से, पब्लिक सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट मिलता था, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता था, बैकवर्ड्स को रिजर्वेशन मिलता था, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिल, वो रिजर्वेशन खत्म करने के लिए उन्होंने भर्ती भी नहीं कर रहे। या 2,50,000 वैकेंसीज है महाराष्ट्र में, क्यों नहीं भर रहे भाई? यह आपके हाथ में है। और आपके हाथ में जो रहता है वो भी अगर काम नहीं करता तो आप लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। और आखिरी मैं ये कहूंगा सरकार बदलने वाली है और सरकार बदल के अच्छी सरकार यहां आएगी।
और मैं आपसे यही कुछ बातें बोलना था और ये वक्त लगेगा क्योंकि किसानों को भी कैसा उन्होंने टैक्स बढ़ाया, जीएसटी बढ़ाया, अमोनियम का 18% बढ़ाया, खाद का 5% बढ़ाया, ट्रैक्टर के ऊपर 12% टैक्स लगाया और ये चीजें जो है 18% ये जो लगाया है इसका उन्होंने हमारे संविधान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसको होने नहीं देंगे और संविधान को बचा के रखेंगे। संविधान को बचाएंगे ना। क्या वहां आवाज बहुत कम आ रही है। अरे भाई बचाएंगे नहीं तो गुलाम बन जाएंगे उसके। संविधान को बचाएंगे। आप सभी संविधान को बचाएंगे नहीं, लोकतंत्र को बचाएंगे। ये जब बचाएंगे ये सब भाग जाएंगे, सच्ची सरकार आएगी। और जो महात्मा फुले ने एक बात की थी, मैं वो बात आपके सामने कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लोग सद्व्यवहार का आभार मानते हैं। सॉरी, ये हेवन सांग जो चाइनीज एक बहुत बड़े विद्वान थे बुद्धिज्म के बारे में, उन्होंने यहाँ के स्थिति को बोला कि महाराष्ट्र एक अच्छा स्टेट, राज्य है, प्रांत है। यहाँ पर सब लोग अपने स्वाभिमान के साथ काम करने वाले हैं और अपमान नहीं सहते और छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी है, वो कभी अपना अपमान सहन नहीं करेंगे। तो उमरेड से हमारे उम्मीदवार संजय मेश्राम, उठो, नमस्कार करो, फिर आगे करेंगे क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, करो। हाँ, संजय मेश्राम जो इंजीनियर है, बहुत सभ्यता से सबसे साथ बात करते हैं और लिखा पढ़ा है। असेंबली में अपनी बात आपके ओर से वो अपनी बात वहां रख सकते हैं। आपको जो भी दर्द होगा उसका इंतजाम, उस दर्द को निकालने का काम वो करेंगे। तो ऐसे एक उम्मीदवार को आप महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में चल रही है, सभी आघाड़ी के लोग उनको मदद करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे और हमारा राज जरूर महाराष्ट्र में आएगा। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर जगह मैं घूम के आया हूं, मुझे मालूम है। और इसीलिए ये बटेंगे तो कटेंगे, ये है तो सिर्फ छोड़ दो। मैं कहूंगा एक आवाज दो, तो उसी के तहत आपको भी कहना होगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भीम। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। बड़े शांति से सुने। आप सबको फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू वेरी मच। वारे पंजा, वारे पंजा, वारे पंजा, असा कसा येत नाही, असा कसा येत नाही,
वारे पंजा उमरेड, भिवापूर आणि कुही या तिन्ही ठिकाणातून आलेले सगळे कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की त्यांनी महाराजा लॉन आणि दत्तकृपा लॉन या ठिकाणी मीटिंगची व्यवस्था केलेली आहे. जात असताना त्या ठिकाणी त्यांनी भेट देऊन जावं. यानंतर या कार्यक्रमाचा आभार शिवदासजी कुकुळकर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. वारे पंजा, संजय बाबू आगे बढ़ो.